दोस्तों, यह वाक्या एक कुत्ते और शहजादी का है। कुत्ते ने शहजादी के साथ जो किया उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। चलिए देखते हैं यह वीडियो। किसी जमाने में एक बादशाह था जो अपनी सल्तनत की बेहतरी के लिए कोशिशें करता रहता था। बादशाह महल में एक दरबार भी लगाता था जिसमें वह लोगों के मसले मसाइल सुनता और उन्हें हल करता था। एक मर्तबा बादशाह दरबार में बैठा था कि तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर एक खौफनाक आवाज सुनाई दी थी। बादशाह और दरबार में मौजूद तमाम लोग बुरी तरह से चौंक गए। बादशाह ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर वह जो आवाज सुनाई दी थी वह उसी सिम में से आई थी। इससे पहले कि बादशाह उठकर जाकर देखते या किसी सिपाही को इशारा करते, अचानक दरवाजे से एक औरत अंदर आती हुई नजर आई। वह औरत जवान थी और खूबसूरत भी थी, मगर उस औरत को देखकर बादशाह बुरी तरह से चौंक गए। और चौंक की वजह उस औरत का हुलिया या हालत नहीं थी, बल्कि उस औरत के हाथ में एक रस्सी थी। वह उस रस्सी को पूरा जोर लगाकर खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह जोर लगाती, एक जोरदार कहाने की आवाज बुलंद होती थी। रस्सी के आखिरी सिरे पर एक अजीब तरह का कुत्ता बंधा हुआ था। बादशाह इस सारे मंजर को देखकर हैरत ज़दा रह गए। दरबार में मौजूद तमाम लोग अपनी 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 जगह पर जमकर रह गए। औरत दरबार के अंदर दाखिल हो चुकी थी और अब वह कुत्ते को घसीटते हुए बादशाह के जानिब ला रही थी। कुत्ता खुद को छुड़ाने की कोशिश करता और बार बार जोरदार तरीके से गुर्राता, मगर जिस चीज ने बादशाह को हैरान किया वह यह था कि शक्ल से बेहद खतरनाक दिखने वाला यह कुत्ता उस औरत पर कोई हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह सिर्फ खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। बादशाह खामोशी से अपनी जगह पर बैठे मुंतज थे कि यह औरत उन तक पहुंच जाए। दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे वह सब उठकर दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए थे। उनके चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था। वह कुत्ता लग ही इस कदर खौफनाक रहा था। आखिरकार यह औरत उस कुत्ते की रस्सी घसीटते हुए बादशाह के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुत्ता मुसलसल जोर लगा रहा था और खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वह औरत हाँप रही थी। बादशाह ने एक नजर उसे देखा और फिर कुत्ते को देखा, लेकिन वह कुत्ता आम कुत्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके जिस्म पर काले और भूरे रंग के बड़े बड़े बाल थे। उसका जिस्म भी आम कुत्तों से काफी बड़ा था। उसके खूंखार दांत बाहर को निकले हुए थे और वह भूखी नजरों से महल में चारों जानिब देख रहा था। उसके मुंह से राल बह रही थी। बादशाह को कुत्ते को देखकर झुरझुरी सी आ गई। कुत्ता अब औरत से रस्सी छुड़वाकर दरबार में मौजूद दूसरे लोगों पर लपक चाह रहा था। बादशाह को डर महसूस हो रहा था कि कहीं वह दरबारियों पर हमला न कर दे, इसलिए बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि वह उस कुत्ते की रस्सी को पिलर से बांध दे। वजीर लपक कर आगे आ गया। जैसे ही उस कुत्ते ने वजीर को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा तो वह लपक कर आगे बढ़ा और उसने वजीर के ऊपर हमला करना चाहा। औरत ने कुत्ते की रस्सी जोरदार तरीके से अपनी जानिब खींची और उस कोशिश में वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। बादशाह को भी सूरत हाल की संगीन का एहसास हुआ और वह लपक कर अपनी जगह से उठे और उन्होंने कुत्ते की रस्सी उस औरत से ले ली। कुत्ते ने पलटकर बादशाह पर हमला करना चाहा, लेकिन उसी लम्हे बादशाह ने अपना हाथ उठाकर एक जोरदार आवाज निकाली। कुत्ते ने सहम कर बादशाह की आंखों में देखा और जानवर हो जाने के बावजूद जैसे वह समझ गया कि उसे खामोश हो जाना चाहिए। कुत्ते ने हल्की सी गुर्राहट निकाली और अपने दोनों पैरों पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाजें कम होती गईं। बादशाह ने जल्दी से उसकी रस्सी एक पाए के साथ मजबूती से बांध दी। सारा दरबार खौफजदा नजरों से यह मंजर देख रहा था। बादशाह वापस अपनी जगह पर आकर बैठे और गुस्सा भरी नजरों से उस औरत को देखा जो अब जमीन से उठकर खड़ी हो गई थी और अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी। बादशाह ने पूछा, ए औरत, क्या तुम अकल से पैदल हो जो तुम इस कदर खतरनाक जानवर को भरे दरबार में लेकर आ गई? आखिर इस कुत्ते को यहाँ लाने का तुम्हारा क्या मकसद था? अगर यह तुम्हारे हाथ से छूट जाता और किसी पर हमला कर देता तो क्या तुम किसी नुकसान की जिम्मेदारी उठाती? उस औरत के चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी नजर आई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह कहने लगी, हे बादशाह,
जिस जुर्म की मैं आपको इत्तला देने वाली हूँ उसके मुजरिम को पकड़कर आपके पास लाना जरूरी था। अगर मैं ऐसा ना करती तो आप मेरी बात का यकीन ही ना करते। बादशाह चौंक उठे। वह औरत यह सब कैसी बात कर रही थी, यह सब जानने के लिए जरूरी था कि बादशाह उसकी पूरी बात सुनते। बादशाह ने उसे मुखातिब किया और बोले, कौन सा जुर्म और कैसा मुजरिम, अपनी बात की वजाहत करो और खुलकर सारी बात बताओ, इससे पहले कि तुम्हारा लाया हुआ यह कुत्ता बौरा जाए। औरत ने एक नजर अपने साथ खामोशी से बैठे हुए कुत्ते पर डाली। वह कुत्ता औरत के साथ बिल्कुल आम अंदाज में बैठा था। उसने एक दफा भी औरत की जानिब मला करने की कोशिश नहीं की थी। औरत कहने लगी है, बादशाह, आपको शायद यकीन ना आए मगर मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वह बिल्कुल दुरुस्त और सच है। मैं जिस कुत्ते को पकड़कर आज आपके पास लाई हूँ, इस कुत्ते ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बादशाह समेत दरबार में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक उठे। औरत की बात में ना कोई सिर था और ना ही कोई पैर, लेकिन वह औरत बड़ी ही संगीन बात कर रही थी। बादशाह ने उसे इशारा दिया कि वह अपनी बात को जारी रखे और बात को पूरा करें। एकदम ही उस औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी चादर उठाई और उसके पल्लू से अपनी आंखें साफ करने लगीं। औरत जवान और खूबसूरत थी, मगर न जाने क्यों वह कुछ अजीब लग रही थी। कुछ देर होने के बाद उस औरत ने अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, ए बादशाह, जिस कुत्ते को आप मेरे साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, इसने मेरे साथ ज्यादती की है। रात के अंधेरे में यह मेरी चारपाई पर चढ़ आया। और अभी उस औरत ने इतनी ही बात की थी कि दरबार में मौजूद लोग धीरे धीरे हंसने लगे। बादशाह ने अपना हाथ उठाया और उस औरत को आगे कुछ कहने से रोक दिया। औरत खामोश तो हो गई मगर फिर से रोने लगी। बादशाह सख्त नजरों से उस औरत को घूर रहे थे। तभी बादशाह ने दरबार में मौजूद लोगों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। सब के सब खामोशी से बाहर जाने लगे। चंद ही लम्हों के बाद दरबार खाली हो गया। बादशाह ने सिपाहियों को भी महल से बाहर भेज दिया। दरबार में सिर्फ वजीर और वह औरत रह गई जिसने बादशाह को अपनी दास्तान सुनाई थी। बादशाह ने उस औरत को मुखातिब किया और बोले, क्या कहानी गढ़ रही हो? ए बेवकूफ औरत, क्या तुम जानती नहीं कि तुम क्या बात कर रही हो? एक इंसान और एक जानवर का मिलाप आखिर कैसे हो सकता है? क्या इस कुत्ते में इतनी अक्ल है कि यह तुम्हारे साथ ज्यादती करता? इसे अपनी जिन्स का पता है। अगर इसके अंदर शहवत की ख्वाहिश होती तो यह अपनी जिन्स की तरफ यानी कुतिया की तरफ ही राघब होता। यह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता? क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बात की कोई ठोस दलील है? बादशाह के सवाल पर यह औरत सवालिया नजरों से बादशाह को देखने और कहने लगी, बादशाह, मेरे पास ना तो कोई दलील है और ना ही कोई सबूत, मगर मेरे पास मुजरिम मौजूद है। यह कुत्ता काफी वक्त से मेरे घर में रह रहा है। किसी ने मुझे तोहफे में दिया था। आप देख सकते हैं कि यह कुत्ता आम कुत्तों से अलग है। इसमें इंसानों वाली आदतें पाई जाती हैं। इसने वाकई रात के अंधेरे में मेरे साथ ज्यादती की है, इसलिए मैं इसे पकड़कर आपके पास लाई हूं। अब चाहे मुझे इंसाफ दिलाए या ना दिलाएं, मगर इस खतरनाक कुत्ते को आप अपने पास कैद कर ले। इससे दूसरी औरतों की इज्जत और जान को भी खतरा हो सकता है। अब उस औरत ने कुत्ते पर जिना करने का इल्जाम लगा दिया था कि इस कुत्ते ने मेरे साथ जिना किया है। बादशाह को उस औरत की बात पर एक रत्ती बराबर भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर उन्हें मजबूरन उस औरत की बात पर खामोश होना पड़ा। वह कभी उस औरत को देखते और कभी साथ बैठे हुए कुत्ते को देखते, जो अब अपनी जुबान निकाले हुए हाँफ रहा था। वह जितना भी अजीब था लेकिन था तो वह बहरहाल एक जानवर ही। बादशाह ने वजीर को इशारा किया कि वह इस कुत्ते को ले जाकर काल कोठरी में कैद कर दे, क्योंकि अगर वह इस कदर खतरनाक जानवर था तो यकीनी तौर पर रियाया को इससे खतरा हो सकता था। वजीर ने लपक कर कुत्ते की रस्सी खोल ली। कुत्ता सुकून से बैठा था, मगर जैसे ही वजीर ने उसकी रस्सी खोली, वह लपक कर वजीर पर हमला करने लगा। इतने में बादशाह ने करीब हुआ डंडा उठाकर उस कुत्ते के सर पर दे मारा। सिर से खून तो न निकला, मगर कुत्ता बेहोश हो गया। वजीर उसे घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले गया। अब वह औरत बादशाह के साथ अकेली थी। बादशाह ने एक दफा फिर उस औरत का गहरी नजरों से जायजा लिया। अब उसके चेहरे पर काफी इत्मीनान नजर आ रहा था, लेकिन बादशाह की नजरों से घबराकर वह औरत कभी दाएं देखती तो कभी बाएं। अचानक बादशाह को कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
उन्हें उस औरत को देख देख कर किसी घबराहट का एहसास हो रहा था। गैर महसूस तरीके से उन्होंने उस औरत को बैठने का इशारा किया और कहा, ऐ औरत, तुम सफर करके आई हो और एक जानवर को अपने साथ घसीटते हुए लेकर आई हो। यकीनी तौर पर तुम थक चुकी होगी। मेरे ख्याल में तुम्हें बैठ जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए शरबत मांगता हूं। औरत एकदम चौंक पड़ी। उसने हैरत से बादशाह को देखा, लेकिन वह बादशाह की दरिया दिल्ली के किस्से सुन चुकी थी। उसे लगा कि बादशाह उसका ख्याल करने के लिए उसे बैठने का कह रहे हैं। वह बहुत खामोशी से जरा फासले पर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। वजीर कुत्ते को काल कोठरी में बंद करके वापस आ चुका था। बादशाह ने वजीर से कहा, ए वजीर, कनीज खाने में किसी कनीज को बुलाया जाए, लेकिन बेहतर तो यही है कि तुम उस कनीज को बुलाओ जो अक्सर बादशाह बेगम की खिदमत करती है। मुझे उनसे कुछ काम है। औरत चौंक कर बादशाह को देखने लगी, मगर बादशाह का लहजा बिल्कुल आम सा था। वजीर ने गर्दन हिलाई और पलट गया। थोड़ी ही देर बाद दरबार में एक दुबली पतली सी कनीज हाजिर हो गई। वह कनीज यानी नौकरानी बहुत ही अक्लमंद और चालाक मालूम होती थी। उसने आते ही बादशाह से कहा, जी मेरे बादशाह, आपने मुझे याद किया। मेरे लिए क्या हुक्म है? बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने सीधा उस कनीज की आंखों में झांका और कहने लगे, मेरे दरबार में आज एक खास मेहमान है जो दूर से सफर करके आई है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए खास शरबत तैयार करके लाओ। तुम समझती हो ना, खास शरबत से मेरा क्या मतलब है? ऐसा शरबत जिसके पीते ही इस औरत की सारी थकन उतर जाए। बादशाह मुसलसल कनीज की आंखों में झांक रहे थे। बादशाह का हुक्म सुनते ही वह कनीज चौंक उठी। बादशाह उसे हाथ के इशारे से कुछ कह रहे थे। वह इशारा था जो कि सिर्फ उस कनीज ने देखा था। दूर बैठी हुई औरत अपने ही ख्यालों में गुम थी। वह बार बार अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि बादशाह उस कनीज को क्या इशारा कर रहे हैं। कनीज इशारा समझ गई थी। उसने फौरन समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और कहने लगी, आप बेफिक्र रहे, मैं अब भी जाकर खास मेहमान के लिए खास शरबत लेकर आती हूँ। यकीनन आपको मायूसी नहीं होगी। कनीज मुस्कुराते हुए चली गई तो बादशाह ने अपना रुख फिर से उस औरत के जानिब मोड़ लिया। तभी यह औरत एकदम उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ए बादशाह, मैं अब इजाजत चाहती हूँ। मैं अपने घर रवाना होना चाहती हूँ। मगर बादशाह का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने उसे वापस बैठने का इशारा किया और कहा कि वह शरबत पीकर जाए। कुछ ही देर के बाद कनीज वह शरबत लेकर हाजिर हो गई। मिट्टी के एक प्याले में रखा हुआ सुर्ख रंग का शरबत दूर से ही बहुत मजेदार लग रहा था। कनीज ने उस शरबत को उस औरत के आगे पेश किया तो उस औरत का दिल भी ललचा गया। ना चाहते हुए भी उसने उस शरबत का प्याला पकड़ा और एक ही घूंट में प्याले को खाली कर दिया। उसे बेहद राहत महसूस हो रही थी। प्याला खाली करते ही उसने कनीज के हवाले किया और फिर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ऐ बादशाह, अब मुझे इजाजत दीजिए। अभी उसका आधा जुमला उसके मुंह में ही था कि अचानक उसको जोर का चक्कर आया और अचानक वह लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरी। बादशाह ने कनीज को इशारा किया। वह लपक कर आगे बढ़ी और उस औरत को सीधा करके उसका मुआयना किया। वह औरत बेहोश हो चुकी थी। कनीज बोली, बादशाह सलामत, यह औरत बेहोश हो चुकी है, अब इसका क्या करना है? बादशाह एकदम उठे और उन्होंने कनीज को हुक्म दिया, बिल्कुल, मैं यही चाहता था। चंद और औरतों को बुलाओ और इस औरत को एहतियात के साथ उठाकर शाही तबीब खाने में ले जाओ और शाही तबीब को पास भेजो। मैं उसे एक खास हुक्म देना चाहता हूं। कनीज ने बादशाह की बात समझ ली थी और फौरन उठी और कनीज खाने से चंद कनीज को बुलवाने चली गई। कुछ ही देर के बाद चंद ताकतवर कनीज दरबार में उस औरत को उठाकर ले जा चुकी थी। बादशाह दरबार में टहलते हुए मुंज थे कि इतने में शाही तबीब उनके पास आए और कहा, जी बादशाह, आपने मुझे याद किया क्या? कोई खास बात है? शाही तबीब के सवाल पर बादशाह ने कुर्सी पर बैठे हुए उसे भी बैठने का इशारा किया और बोले, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तबीब, एक बेहद खास काम है। शायद तुमने देख ही लिया होगा कि चंद कनीज एक बेहोश औरत को तुम्हारे तबीब खाने पर लेकर आ गई है। मेरा हुक्म यह है कि उस औरत के हाथ और पांव बांध दो ताकि वह हरकत ना कर सके और उस औरत का मुआयना अपनी बीवी से करवाओ। मैं बस इतना मालूम करना चाहता हूँ कि यह औरत हामिया है या नहीं, क्योंकि मुझे इसको देखकर एक अजीब सी बात महसूस हो रही थी। इसकी आंखों का पीलापन इस बात की निशानदेही कर रहा था कि इसके वजूद के अंदर एक और जिंदगी है।
यानी यह हामिया है। शायद शुरुआती दिन होने की वजह से इसका पेट बाहर नहीं है। तबीब चौंक उठा और कहा, ठीक है, मैं उस औरत का मुआयना करवाकर जल्द ही आपको इत्तला देता हूं और आपकी हिदायत के मुताबिक मैं उस औरत के हाथ पांव बांध दूंगा ताकि वह ने के काबिल ना रहे। तभी वह बादशाह को तसल्ली देकर चला गया तो बादशाह बेचैनी से दरबार में टहलने लगे। न जाने क्यों उन्हें इस मामले से गहरे गुनाह की बू आ रही थी। दिन धीरे धीरे सरकने लगा था, मगर बादशाह को शाही तबीब के जवाब का इंतजार था। शाम के साए ढलने के करीब थे। इतने में तबीब ने अंदर आकर बादशाह को सलाम किया तो बादशाह ने उसे मुखातिब किया और बोले, तबीब, क्या तुमने मेरे दिए हुए काम को मुकल्लद किया? जो कुछ मैंने तुमसे कहा था कि वह सही था या गलत, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तबीब ने बादशाह की बात सुनते ही इंतहा नरम अंदाज में बादशाह से सरगोशी की, यानी कान में कहा, आप दुरुस्त कह रहे थे मेरे बादशाह, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। औरत वाकई हाम है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उसे हाम हुए सिर्फ चंद ही दिन गुजरे हैं। बादशाह बुरी तरह से चौंक उठे, क्योंकि उस औरत ने बादशाह से यही कहा था कि कुत्ते ने 2 दिन पहले उसके साथ ज्यादती की थी। क्या वह औरत सही कह रही थी? और अगर वाकई वह सच कह रही थी तो उसका हमल ठहर चुका था। बादशाह को एक लम्हे के लिए खौफ महसूस हुआ कि ना जाने आने वाले वक्त में उन्हें और क्या कुछ देखना पड़ेगा। बादशाह को उस औरत के बयान पर भी शक था, मगर ना तो उसके पास कोई सबूत था और ना ही उसके पास कोई दलील। बादशाह ने शाही तबीब का शुक्रिया अदा किया और उसे जाने का इशारा कर दिया। रात को बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। उन्होंने उस ख्याल पर अमल करने का सोचा। थोड़ी ही देर के बाद वह उठकर दरबार में जा पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने वजीर को बुलाया। वह थोड़ी ही देर के बाद बादशाह के पास आया और कहने लगा, जी हां मेरे बादशाह, आपका क्या हुक्म है? बादशाह ने उसे मुखातिब किया और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम 2 सिपाहियों को मेरे पास भेजो जो चाको चौबंद और फुर्ती हो और दिन रात मेरा दिया हुआ काम मुकम्मल कर सके। वजीर बादशाह से इजाजत लेकर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके साथ 2 चाको चौबंद किस्म के सिपाही थे, जिनकी आंखों से जुनूनियत टपक रही थी और वह होशियार मालूम हो रहे थे। बादशाह ने उन सिपाहियों को सलाम का जवाब दिया और फिर बोले, मैं तुम्हें एक औरत के घर का पता बताता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों दिन रात बारी बारी उस औरत के घर पर पहरा दो। वहां होने वाली हर मामूली और गैर मामूली चीज की मुझे इत्तला दो। कौन आता है, कौन जाता है, इसकी खबर मुझे मालूम होना चाहिए। मुझे एक खास इशारे की तलाश है और मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के पहरे के दौरान मुझे वह शायद मिल जाए। इसके बाद ही इस खास मसले में मैं किसी किस्म का कदम उठा सकूंगा। इससे पहले मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकता। वह दोनों सिपाही बादशाह की बात समझ चुके थे। बादशाह ने उस औरत के घर का पता बताया जिसे हाल ही में उन्होंने बेहोश करके महल में कैद कर लिया था। सिपाही इजाजत लेकर रुखसत हो गए और बादशाह भी अपने कामों में मशगूल हो गए। कुछ ही देर के बाद एक कनीज ने आकर बादशाह को इत्तला दी, ए बादशाह, जिस औरत को आप कैद करवाया है वह बेहद शोर हंगामा कर रही है और बार बार चिल्ला रही है। क्या यह उसे बताया जाए कि आखिर उसे किस जुर्म की वजह से कैद किया गया है? जो भी उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है वह उसका गला घोटने की कोशिश करती है। हमने उसके हाथों और पैरों को मुकम्मल तौर पर बांध रखा है। बादशाह परेशान से हो गए। औरत का रवैया उनकी समझ से बाहर था। आखिर वह इतना हंगामा क्यों कर रही थी? मगर बादशाह ने उसे नजरअंदाज करना ही मुनासिब समझा। वह जानते थे कि बगैर किसी बूत और शहादत के ना तो वह उस औरत को महल से जाने दे सकते थे और ना ही उसे गिरफ्तार कर सकते थे। वह दिन खामोशी से गुजर गया और उसे अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया। एक के बाद एक दिन गुजरते हुए 1 हफ्ता हो गया। वह औरत अब महल में खुद को महफूज समझने लगी थी। बादशाह ने उसे कमरे तक कैद कर दिया था और उसके हाथ और पैर खुलवा दिए थे। उसे खाना पना वक्त पर दिया जा रहा था, लेकिन ना तो उसे किसी से मिलने की इजाजत थी और ना ही बादशाह उसे महल से बाहर जाने की इजाजत दे रहे थे। 1 हफ्ता गुजरते ही वह दोनों सिपाही एक रोज बादशाह के पास आ पहुंचे। बादशाह ने उन्हें मुखातिब किया और बोले, बताओ सिपाहियों, क्या मालूमात लेकर आए हो? सिपाही ने एक दूसरे को इशारा किया और एक सिपाही बादशाह से कहने लगा, मेरे बादशाह, आपने हमें जिस औरत की रिहाइश का पहरा देने के लिए लगाया था,
हमने एक हफ्ते तक वहां का हाजिर दिमागी से पहरा दिया। जिस वक्त हम में से कोई भी शख्स पहरे पर मौजूद होता था, हम एक पल के लिए भी अपनी आंखें ना झपकते थे। मगर इसके बावजूद उस औरत के मकान पर कुछ भी गैर मामूली होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि वह मकान तो ऐसे वीरान पड़ा है कि सालों में उसमें कोई ना आया हो और ना ही कोई आएगा। यूं लगता है कि यह औरत मकान में अकेली रहती थी। यहां तक कि इस औरत का कोई रिश्तेदार भी इससे मिलने के लिए नहीं आया। बादशाह चौंक उठे। उन्होंने सिपाहियों से सवाल किया, क्या कोई मर्द इस औरत से मिलने के लिए वहां नहीं आया? बादशाह के सवाल पर सिपाही ने नहीं मेंसर हिलाया और बोला, नहीं बादशाह, कोई मर्द इस औरत से मिलने के लिए वहां नहीं आया। हमने आसपास के पड़ोसियों से भी ढके छुपे अंदाज में इस औरत के मुतालिक छानबीन की, मगर वह भी इसके मुताबिक कुछ ज्यादा नहीं जानते। उनके कहने के मुताबिक यह औरत अपने घर से बहुत ही कम बाहर निकलती थी। वह ज्यादा लोगों से मेल मुलाकात पसंद नहीं करती। हाँ, मगर उन्होंने इस औरत के घर में एक कुत्ते की मौजूदगी का जरूर बकिन बचन बताया है। सभी मोहल्ले वाले उस कुत्ते से सख्त तंग थे, क्योंकि वह इंतहा खूंखार कुत्ता है। मगर उनका कहना यह था कि यह औरत हर वक्त उसे रस्सी से बांध कर रखती थी। मोहल्ले वालों ने यह भी बताया है कि चंद ही दिन हुए हैं कि यह कुत्ता उसके पास आया है। इससे पहले तो उसके पास ऐसे किसी कुत्ते की मौजूदगी न थी। सिपाही अपनी बात मुकम्मल कर चुका था, मगर बादशाह की उलझन में और इजाफा हो गया था। सारे इशारे उस औरत की बात की सच्चाई के जानिब इशारा करते थे, मगर सिर्फ बादशाह का दिल था जो यह कहता था कि वह औरत सच नहीं कह रही है। सिपाहियों ने जो देखा था वह बादशाह को बता दिया था, मगर बादशाह अपने दिल का क्या करते जो किसी भी सूरत उस औरत की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही न थे। वह कुछ देर तक दरबार में बैठे सोचते रहे। सिपाही रुखसत होकर जा चुके थे। तभी उनको उस कुत्ते का ख्याल आया जिसको उन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया था और उसके बाद पलटकर उसे देखा तक न था। इस ख्याल का आना था कि बादशाह चौंक उठे और फौरन से उठकर उसी काल कोठरी की जांच के लिए रवाना हो गए। काल कोठरी महल के निचले हिस्से में मौजूद थी, जहां पर खतरनाक मुजरिमों को बंद किया जाता था। उन्हीं में से एक के अंदर उस कुत्ते को बंद किया गया था। बादशाह उस कोठरी के पास पहुंचे। वहां रोशनी का इंतजाम था और कुत्ते के आगे खाना भी डाला गया था। बादशाह को वहां पड़ी हुई हड्डियों देखकर अंदाजा हो गया कि यह कुत्ता काफी ज्यादा खाता है। बादशाह के हाथ में एक बड़ी सी मशाल थी जो काल कोठरी में रोशनी कर रही थी। कुत्ता जमीन पर बैठा अपनी जुबान से अपने पांव को चाट रहा था। बादशाह को देखकर वह अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें घूरने लगा। बादशाह बागौर उस कुत्ते को देख रहे थे। उनके जहन में उस औरत की बातें गूंज रही थीं और सिपाहियों की बातें भी उनके दिमाग में शोर मचा रही थीं। सामने ही वह कुत्ता बैठा था जिसके मुताबिक उस औरत का कहना था कि उसने रात के अंधेरे में औरत के साथ मिलाप करने की कोशिश की है। गहरी नजरों से कुत्ते का जायजा लेते हुए अचानक बादशाह बुरी तरह से चौंके। उनके जहन में एक पुरानी याददाश्त आई। कुत्ते की शक्ल, सूरत और जिस्म पर उगे हुए बाल आम कुत्तों से अलग थे। बादशाह को याद आया कि वह एक सफर के दौरान एक ऐसे इलाके से गुजरे थे जो रेतीला था और वहां पर दरख्तों और फलों पौधों का नामो निशान तक न था। वहां के लोग अपने काले रंग और मजबूत कद कांट की वजह से बेहद मशहूर थे। उस कुत्ते के जिस्म पर जो बाल थे उसने उसके पूरे जिस्म को ढक रखा था, बिल्कुल किसी भेड़ की तरह। बादशाह ने वह बाल वहीं पर मौजूद कुत्तों के जिस्म पर देखे थे। वह अजीब तरह के कुत्ते थे। बादशाह ने जब उन कुत्ते पालने वालों से वजह पूछी थी तो वह हंसकर बादशाह से यही कहते थे कि वह दो अलग अलग जानवरों का आपस में मिलाप करवाते हैं, जिससे यह खूंखार किस्म के कुत्ते जन्म लेते हैं। ऐसे कुत्ते उनके लिए शिकार में मदद देते हैं, क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए फल और सब्जियां मैसर नहीं हैं, इसीलिए हम शिकार करते हैं। उस कुत्ते के बाल भी बिल्कुल वैसे ही थे, मगर उसका जिस्म काफी बड़ा था। इस ख्याल का आना था कि बादशाह को अपने सवालों के जबान मिलने लगी, मगर अभी भी बात अधूरी थी। कुछ देर तक उस कुत्ते का अच्छी तरीके से जायजा लेने के बाद आखिर बादशाह ने एक तरीका सोच लिया जिससे वह इस मामले को हल कर सकते थे। कुछ ही देर के बाद बादशाह दरबार में बैठे वजीर को अपने पास बुलाया। उनकी आंखें किसी खक के तहत चमक रही थीं। जैसे ही वजीर आया, बादशाह ने उन्हें मुखातिब किया और बोले, ए वजीर, एक इंतहा अहम काम आन पड़ा है।
मैं चाहता हूं कि तुम पूरे मुल्क में ऐलान करवा दो कि कोने कोने में मौजूद हर शख्स अपना पालतू जानवर लेकर महल में हाजिर हो जाए। उन पालतू जानवरों की खूबसूरती और बहादुरी का एक खास मुकाबला करवाया जाएगा। जिसका भी पालतू जानवर बादशाह को पसंद आया, चाहे वह गाय हो, बैल हो, बकरी हो, कुत्ता हो या फिर ऊंट हो, बादशाह उसे इनाम और इकराम से नवाज देंगे। मगर शर्त सिर्फ यह है कि उस जानवर का ताकतवर और अनोखा होना जरूरी है। जानवर के साथ साथ उसको घर में रखने वाला आदमी भी महल के अंदर आए बादशाह मुकम्मल तौर पर मुतमिन होने के बाद ही उस शख्स को इनाम और इकराम से नवाजे। वजीर यह सुनते ही हैरान हो गया। उसने जान लिया था कि बादशाह के जहन में यकीनन कोई अनोखी तरकीब आई है, वरना आज तक बादशाह ने ऐसा कोई हुक्म न दिया था। महल के अंदर मौजूद लोगों को इस हुक्म की कोई खबर न थी। बादशाह ने खास तौर पर कनीज को हुक्म दिया था कि वह बादशाह और सुल्तान के मामलात से उस औरत को दूर रहेंगे। वजीर ने बादशाह का हुक्म पूरा कर दिया। कुछ ही देर बाद मुल्क के तमाम शहरों में यह मुनादी करवा दी गई थी, इसके 2 रोज बाद बादशाह के महल में एक खास किस्म का मुकाबला करवाया जाएगा, जिसमें हर शख्स अपने पास मौजूद पालतू जानवरों को लेकर हाजिर होगा। बादशाह उन पाल जानवरों में से एक मखसूस खूबसूरत, ताकतवर और अनोखे जानवर का इंतखाब करेंगे। पसंद आने की सूरत में बादशाह उस जानवर के मालिक को भारी इनाम देंगे। हुक्म का सुनना था कि हर शख्स अपने घर में मौजूद जानवर की देखभाल में लग गया। उन सबको ही इनाम से ज्यादा बादशाह के महल में जाकर मुकाबले में हिस्सा लेने की तलब थी। यह हुक्म मुल्क के गोशे गोशे में सुनाया गया था। लोग बेताबी से मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। सबने अपने अपने पालतू जानवरों को निखार कर मुकाबले के लिए तैयार कर दिया था। यह 2-3 दिन बादशाह ने बड़ी ही बेताबी से गुजारे। उन्हें शिद्दत से मुकाबले के दिन का इंतजार था, ताकि वह सच और झूठ का फैसला कर सके। जिस रोज मुकाबले का दिन था, बादशाह सुबह ही बेदार हो गए। मुकाबला बादशाह के महल के पीछे एक बड़े मैदान में कराया गया था। मौसम उन दिनों बेइंतहा खुशगवार था। सुबह सुबह ही दूर दराज से लोग अपने अपने जानवरों को साथ लिए बादशाह के मैदान में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। किसी शख्स ने बिल्कुल सफेद रंग की गाय की रस्सी थामी थी और किसी शख्स के पास स्याह रंग के बालों से ढकी हुई बिल्कुल छोटी सी बिल्ली थी। कोई शख्स नीली आंखों वाली भेड़ को लेकर आ रहा था, तो किसी ने ऐसे ऊंट को पकड़ रखा था जिसकी गर्दन काफी लंबी थी। यह सब अजीब तरह के जानवर थे। बादशाह खामोशी से मैदान में सबको इकट्ठा हुआ देख रहे थे। उन्हें बस उसी इलाके के लोगों का इंतजार था। ज्यादा देर न गुजरी थी कि अचानक बादशाह को एक सीमत से ऊंचे लंबे लोगों का एक गिरोह मैदान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। वह दूर से किसी गुच्छे की तरह नजर आ रहे थे, मगर जैसे जैसे वह करीब आए तो बादशाह ने बागौर देखने पर अंदाजा कर लिया कि वह लोग उसी इलाके के लोग हैं। उनका तबे की तरह काला रंग और मजबूत कदकांट ने उन्हें दूर से ही सबसे अलग कर रखा था। मगर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चौंकाने की बात यह थी कि पालतू जानवरों के नाम पर वह अपने साथ जो कुछ लाए थे, उसने मजमे में मौजूद तमाम लोगों को खौफजदा करना शुरू कर दिया था। मगर बादशाह सुकून से अपनी जगह पर बैठे थे, क्योंकि बादशाह तो उनके पास मौजूद जानवरों को पहले ही देख चुके थे। वह बिल्कुल वैसे ही कुत्ते थे जैसा कुत्ता वह औरत घसीटते हुए बादशाह के महल में लेकर हाजिर हुई थी। यह कुत्ते आमतौर पर गलियों में नजर नहीं आते थे। कुत्ते लेकर आने वाले वह 5 लोग थे। यह सब लोग चलते हुए आए और मजमे में एक जगह खड़े हो गए। उनके साथ लाए हुए कुत्तों ने आसपास के लोगों और जानवरों पर गोराना शुरू कर दिया। मारे खौफ के तमाम लोग ही उन 5 अफराद से जरा हटकर खड़े हो गए। इसी वजह से वह 5 अफराद और उनके कुत्ते बादशाह को जरा ज्यादा ही साफ नजर आ रहे थे। बादशाह का काम पूरा हो चुका था। मुकाबला उन्होंने जिस काम के तहत करवाया था वह पूरा होने ही वाला था। मुकाबला शुरू हुआ और तमाम लोग अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर सामने आते गए। बादशाह जानवरों का मुआयना करते और आगे बढ़ते जाते। आखिरकार चलते चलते वह उन 5 अफराद के करीब पहुंचे जिनके साथ वह खूंखार कुत्ते थे। वह 5 लोग बड़ी ही खुशदिली से बादशाह से मिलने लगे, मगर जैसे ही बादशाह उनके करीब पहुंचे
तो उनके साथ आए हुए कुत्तों ने गुर्राना शुरू कर दिया और अचानक से बादशाह पर हमला करना चाहा। शायद वह अजनबियों को पसंद नहीं करते थे। तभी उनके साथ आए हुए एक आदमी ने एक अजीब किस्म की गुर्रा हटनुमा आवाज निकालकर अपने कुत्तों को चुप करवा दिया। कुत्ते खामोशी से अपने पंजों पर बैठ गए। बादशाह के लिए यह मंजर हैरान खून था। वह कुत्ते बिल्कुल अपने मालिकों से खौफजदा मालूम हो रहे थे। बादशाह पहले ही जानते थे कि उनको क्या करना है। वह दोबारा से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि उन्हें यह 5 अफराद के लाए हुए कुत्ते बेहद पसंद आए हैं। लेकिन बादशाह ने जब यह ऐलान किया कि मुकाबले में शरीक होने वाले तमाम लोगों को दीनार मुहैया किए जाएंगे, तो सबके चेहरों पर ही खुशी फैल गई थी। लोग अपने बादशाह की सखावत के एक मर्तबा फिर कायल हो गए। बादशाह ने वजीर और सिपाहियों को इशारा किया कि वह इन 5 अफराद और इनके कुत्तों को लेकर एहतियात के साथ महल रवाना होंगे। महल पहुंचते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि इन 5 अफराद के रहने और खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। यह दूर दराज का सफर करके आए थे, इसलिए उन्हें गुस्ल वगैरह करने की सहूलियत भी दी गई थी। जिस वक्त ताजा दम होकर यह 5 लोग बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इन 5 लोगों के कुत्तों को नीचे ले जाकर बांध दिया जाए। वह 5 लोग हैरत भरी नजरों से बादशाह की जानिब देखने लगे, मगर बादशाह ने उन्हें कहा कि वह उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। इसीलिए वह खूंखार कुत्ते जो महल में आने वाले हर शख्स को देखकर गुर्रा रहे थे, उन्हें आराम का मौका मिलना चाहिए। उन 5 अफराद ने बादशाह की बात मान ली। उन्हें कोई एतराज न था, बल्कि वह तो अपने इनाम के इंतजार में थे। सिपाही कुत्तों को लेकर चले गए तो बादशाह ने उन 5 को मुखातिब किया और कहा, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मेरे हुक्म का मान रखा और अपने इलाके से पालतू जानवरों को लेकर हाजिर हुए। मैं जानना चाहता हूं कि इन पालतू जानवरों की क्या खासियत है और इन्हें कौन अपने पास पालता है। क्या आपके इलाके के तमाम अफराद के पास ऐसे ही कुत्ते मौजूद हैं या वह और किसी किस्म के जानवर पालते हैं? बादशाह की बात सुनकर पहली मर्तबा उन 5 लोगों में से एक शख्स मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ए बादशाह, हमारे कुत्ते ही हमारे इलाके की खासियत है। जिन इलाकों में हम रहते हैं वहां पर कसरत से बटेर परिंदे आते हैं, जिनके शिकार के लिए हमने इन कुत्तों को तैयार किया है। हमें वहां पर खाने पीने की बेहद तंगी का सामना है। वहां दरख्त और पेड़ पौधे नहीं उगते, सब्जियां नहीं उगती, अनाज उगना बेहद मुश्किल है। इसीलिए हम खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जिनके शिकार के लिए हमने यह कुत्ते तैयार किए हैं। यह 2 तरह के कुत्तों की नस्ल के मिलाप से पैदा होते हैं। यह बेहद खूंखार और ताकतवर होते हैं और अजनबियों को पसंद नहीं करते, लेकिन यह अपने पालने वाले इंसान की शक्ल कभी नहीं भूलते। बादशाह के चेहरे पर अभी भी सवाल ही सवाल थे। वह तो यह जानना चाहते थे कि आखिर यह सारे कुत्ते उसी एक शख्स के पास क्यों लौटपोट हो रहे थे। उस शख्स में ऐसी कौन सी खास बात थी? तभी उस शख्स ने बादशाह के चेहरे से गोया उनका सवाल भांप लिया और कहने लगा, मैं जानता हूं कि आप यह सवाल क्यों पूछना चाह रहे थे। मजमे में सारे कुत्ते अपने लोगों को छोड़कर मेरे आसपास जमा हो रहे थे और यहां पर भी जाने से पहले सारे कुत्ते मेरे हाथ को चाट कर और आगे गए हैं। शायद इसकी वजह यह है कि कुछ वक्त पहले मेरा कुत्ता गुम हो गया था। मैं उसे एक रिश्तेदार के घर लेकर गया और उसके बाद मुझे इंतहा जरूरी काम के तहत वहां से जल्दी वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने उसे खो दिया। वह कुत्ता मेरी औलाद की तरह था। जब भी मुझे उसकी याद आती है तब मैं इलाके में मौजूद दूसरे कुत्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता हूं, उनकी तरबियत करता हूं, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूं, जिसकी वजह से वह सब मुझे अपना समझते हैं और मेरे साथ वफादार हो गए हैं। बादशाह एकदम बुरी तरह से चौंक गए। तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें सच और झूठ का अंदाजा किस तरह करना है। उन्होंने उस नौजवान को देखा और मुस्कुरा कर बोले, फिक्र क्यों करते हो? तुम्हें तुम्हारे इलाके से महल में बुलवाने का मेरा मकसद भी यही था। तुम 5 को इनाम तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हें एक अनोखी चीज दिखाना चाहता हूं। बादशाह की इस बात पर उन 5 के चेहरे पर हैरत फैल गई। वह कभी सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखते और कभी बादशाह को देखते। तभी बादशाह ने वजीर को एक मखसूस इशारा किया। वजीर समझ गया और तेजी से दरबार से बाहर निकलता चला गया।
वह पांचों लोग खामोशी से बादशाह के सामने खड़े इंतजार कर रहे थे कि वह उनके सामने क्या पेश करने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद अचानक दरबार के अंदरूनी दरवाजे के करीब एक गुर्राहट सुनाई दी। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं और थोड़ी ही देर बाद सबने देखा कि वजीर एक खतरनाक कुत्ते की रस्सी पकड़े दरबार में दाखिल हो रहा था। यह कुत्ता वही था जिसे औरत घसीटते हुए दरबार में लाई थी और बादशाह ने उसे काल कोठरी में कैद कर दिया था। बादशाह ने वजीर को इशारा किया कि कुत्ते को छोड़ दो। वजीर ने बादशाह का इशारा पाते ही खूंखार कुत्ते की रस्सी छोड़ दी। बादशाह की नजरें उस कुत्ते पर जमी थीं, मगर तभी वह हुआ जिसका सिवाय बादशाह के और किसी को अंदाजा न था। कुत्ता एकदम गुर्राया और तेजी से दौड़ता हुआ उन पांचों अफराद में से उस शख्स के पास जाकर लौटने लगा जिसने बादशाह को बताया था कि उसका कुत्ता खो गया है। वह शख्स फटी फटी नजरों से कभी बादशाह को देखता और कभी उस कुत्ते को उसने अपने कुत्ते को प्यार करना शुरू कर दिया। उस शख्स ने फटी फटी नजरों से बादशाह की जानिब देखा। वह मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। वह शख्स एकदम घबरा गया। शायद उसने जान लिया था कि बादशाह ने उसका गंदा काम पकड़ लिया है। बादशाह ने उसके साथ आए हुए चारों अफराद से कहा, आप लोग जा सकते हैं, महल में आपके रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है, आप वहां आज का दिन सुकून से गुजारेंगा। वह चारों उलझन भरी नजरों से अपने साथी को देखते हुए वहां से जाने लगे। शायद उन्हें यकीन हो गया था कि बादशाह ने किसी खास मकसद के तहत इन सबको वहां बुलाया था। उस शख्स के साथी वहां से चले गए थे तो बादशाह ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए मुखातिब किया और बोले, तुम्हारा यह अनोखा कुत्ता तुमसे खो गया, मगर हर कैसे यह हमें मिल गया और हम किसी की चीज को अपने पास नहीं रखते। इसीलिए मैंने यह सारा खेल रचाया था कि इस कुत्ते को पालने वाले आदमी तक मैं पहुंच सकूं। और आज देखो, तुम खुद चलकर महल में आ गए और कुत्ते ने तुम्हारे हाथों को चाट कर यह साबित कर दिया कि यह तुम्हारा कुत्ता है। अब बाकी का राज भी तुम खुद ही खोलोगे। इतना कहते ही बादशाह को वजीर के साथ वही औरत दरबार में आती हुई दिखाई दी। उस औरत के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। शायद वह खुद को इतने दिनों से कैद रखे जाने पर गुस्से में थी, मगर वह नहीं जानती थी कि चंद लम्हों बाद उसकी सुनाई हुई कहानी का भांडा फूटने वाला है। गुस्से के साथ यह औरत आगे आई, मगर जैसे ही उसकी नजरें उस काले रंग वाले शख्स पर पड़ी, औरत का रंग उड़ गया। यूं महसूस हुआ कि वह अब भी जमीन पर गिर पड़ेगी और फटी फटी आंखों से उस शख्स को देखे जा रही थी। कभी वह बादशाह को देखती, कभी वह उस शख्स के कुत्ते को, और कभी होठों पर जब फेरने लगती। बादशाह ने उस शख्स को मुखातिब किया और बोले, क्या तुम इस औरत को जानते हो? अगर तुम अपनी जुबानी मुझे सब कुछ बता दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं इतना तो जान ही चुका हूं कि यह कुत्ता अजनबियों के पास नहीं जाता। लेकिन जिस तरह यह औरत इस कुत्ते को घसीटते हुए बगैर किसी डर के यहाँ लाई थी, यकीनन इस कुत्ते के लिए यह औरत अजनबी नहीं थी। यह कुत्ता तुम्हारा है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो तुम इस औरत के लिए अजनबी नहीं हो। यकीनन तुम दोनों ने एक लंबा अरसा एक दूसरे के साथ गुजारा है। अब अपनी कहानी को शुरू से आखिर तक बयान करो, वरना सिपाहियों के हाथों में कोड़ा मौजूद है, तुम दोनों की खाल उधेड़ दी जाएगी। बादशाह के लहजे में सख्ती थी। वह दोनों ही अंदर तक कांप कर रह गए थे। फिर उस शख्स ने भांप लिया कि बचाव की कोई सूरत नहीं, तो उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगा, ए बादशाह, आप दुरुस्त कह रहे हैं। वाकई यह औरत मेरे लिए अजनबी नहीं है। हम दोनों ने गुनाह किया है। कुछ रोज पहले ही मैं इस शहर में किसी काम के लिए आया था। यह कुत्ता मेरे साथ ही था। बाजार में मैंने इस औरत को देखा तो यह मुझे पसंद आ गई। इस औरत ने भी मेरे साथ वक्त गुजारने को कोई बुराई ना समझा। यह मुझे अपने घर ले गई। हमने चंद रातें एक दूसरे के साथ गुजरी। हम दोनों ही गुनाह में लग गए। रिहाइश के दौरान ही मैंने अपने कुत्ते को समझा दिया कि इस औरत को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि मैं चंद दिन इसके घर में और रहना चाहता था। यह औरत शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। जिस दिन मुझे रवाना होना था, उस दिन यह औरत कुत्ते को लेकर घर से निकल गई। मेरी रवानगी का वक्त करीब था। मैंने सोचा कुत्ते को यहीं छोड़ता हूं और चला जाता हूं, कहीं यह औरत काजी बादशाह के पास जाकर मेरी शिकायत ना कर दे। मैं इसके घर से फरार हो गया।
यकीनन जब यह वापस आई होगी तो इसने मुझे ना पाया तो यह कुत्ता लेकर आपके पास आ गई होगी और मेरी शिकायत की होगी। वह शख्स यह कहकर गुस्से से उस औरत को घूर रहा था। बादशाह ने मुड़कर औरत को देखा और बोले, यह तो अपने गुनाह का तराकर ही चुका है। अब तुम यह बात बताओ कि तुमने क्यों वह कहानी गढ़ी थी। मैं जान चुका हूं कि तुम हाम हो और तुम्हारे हमल की मुद्दत भी चंद दिन है। यकीनी तौर पर तुम्हारे इस शख्स के साथ किए जाने वाले गुनाह के नतीजे में तुम हाम हो चुकी हो। वह औरत झटका खाकर गिर गई। बादशाह के मुंह से अपने हाम होने का सुनते ही उसके पैरों तलों से जमीन निकल गई थी। बादशाह सब कुछ जान चुके थे। कुछ ही देर बाद वह फूट फूट कर रोने लगी, मगर बादशाह की सख्ती के जवाब में बोली, मैं जान चुकी थी कि मैं हाम हो गई हूं। जिना के जुर्म में आप मुझे फांसी पर चढ़ा देते, इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि एक कहानी घड़ी जाए। इस शख्स का कुत्ता मेरे पास था और यह एक अजीब नस्ल का कुत्ता था। मुझे यकीन था आप इसे देखते ही मान जाएंगे कि वह इंसानों के साथ भी मिलाप की कोशिश कर सकता है, इसलिए मैं इसे पकड़कर यहां पर ले आई। मगर मैंने आप जैसा अक्लमंद इंसान नहीं देखा जिसने देखते ही देखते सारा राज फाश कर दिया। औरत रोने लगी। वह मर्द भी परेशानी के आलम में खड़ा था। वह दोनों जिना के मुजरिम थे। बादशाह ने उसी वक्त उस आदमी को सजा सुना दी, लेकिन औरत को बच्चे की पैदाइश तक महल में ठहरने का हुक्म दिया। बच्चे की पैदाइश के बाद उस औरत को भी सजा दे दी गई। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही